hello everyone. A very warm welcome to Meenakshi's Bio Academy. So today we have Tanzeel with us. So hello Tanzeel, how are you? Hello, ma'am. I'm fine. How are you? I'm good, Tanzeel. Okay, so तंजील ने जो है इस बार बहुत सारे बम फोड़े हैं. बम फोड़े मतलब वो अच्छी अच्छी रैंक्स वो लेकर आया है. सो अब तंजील कि कहाँ से तुमने अपना ग्रेजुएशन किया, कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक किया और कहाँ कहाँ सिलेक्ट हुए फॉर इंटरव्यूज. मैम, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो अपने होम टाउन से ही किया है, डीडीयू यूनिवर्सिटी से। और मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो बॉटनी और जूलॉजी थे बैचलर्स के लिए। और फिर एग्जाम्स की बात करें तो मैंने DIFR दिया था, गेट एक्सेल दिया था, और फिर IIT जैम दिया, और गेट भी और दिया। तो जितने एग्जाम्स थे देने को वो सारे दे दिए लगभग। और लगभग सारे में ही क्वालिफाई हो गया। एंटीफर भी रिटन स्टेज क्लियर हो गया था। और IIT जैम में मेरी रैंक 15 आई थी। AIR 15. हाँ, 15। गेट एक्सेल में मेरी रैंक थोड़ी 156 थी, गेट एक्सेल में। और गैडी में मेरी रैंक 8 थी। और 8 इन जनरल कैटेगरी यही। ना. हाँ, 8 जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी, ओके. ऑल राइट, तो कंग्रेचुलेशंस. इतने थैंक सारे यू। तुमने नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्लियर किए हैं जो कि बहुत टफ होते हैं. सो वो भी एक मतलब कि तुमने जहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किया, मुझे नहीं लगता कि वहां पे बहुत ज्यादा तुमने आई थिंक क्लासेस अटेंड करूंगी. जितना मुझे पता है तुम रेगुलर तुम्हारा नहीं था कॉलेज, करेक्ट? नहीं, रेगुलर रेगुलर। नहीं जाते थे, क्लासेस नहीं होती थी. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड जो भी तुमने गाइडेंस ली, कोचिंग वगैरह ली, उसी की वजह से ये. बिल्कुल। राइट, ओके. बहुत बड़ी बात है ये कि जब आपका बेस नहीं था, आपने खुद के बेसिस पे इतना सब कुछ कंटेंट इकट्ठा किया, पढ़ाई करी, मेहनत करी. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. ओके. सो आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट करी थी तंजील? एक्चुअली मैम, IIT जैम के बारे में जब पता चला तभी से मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और प्रिपरेशन क्या, वो थर्ड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ हम लोग का ईयर वाइज चलता है बैचलर्स वाला कोर्स। तो जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ जून जुलाई के आसपास, तभी से मैंने तैयारी जो है शुरू कर दी। और फिर वहां से तैयारी शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद बाकी के एग्जाम्स के नवंबर दिसंबर। पता लगता गया और फिर धीरे धीरे सारे. हाँ, मतलब एग्जाम्स के बारे में, IIT जैम के बारे में पता लगने के बाद और तैयारी शुरू करने के बाद तो फिर धीरे धीरे सब पता ही लगता गया कि क्या करते हैं। तो मतलब अगर आपने जून जुलाई में स्टार्ट करी प्रिपरेशन, तो अगर देखा जाए तो आपने आईटी एग्जाम के लिए टोटल 7 to 8 months ही प्रिपरेशन करी है, क्योंकि एग्जाम फरवरी में था और आपने 7 to 8 months. तो इसका मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि अगर जो भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 6-7 months अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आपने जैसे आपकी तो AIR 15 आई है, तो वो इतनी अच्छी रैंक भी अचीव कर सकते हैं, राइट? हाँ, बहुत आराम से। आराम से. ओके. सो आपने अराउंड 7-8 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया. सो आपने मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपके पास, जैसे कि आपने बताया ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स आपके थे जूलॉजी एंड बॉटनी, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो होते हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी? मतलब किस तरीके से बैलेंस किया था? उनको ज्यादा ध्यान दिया था या फिर कैसे? ज्यादा काम तो नहीं दिया था मैम। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो पहली बात तो ये होती है कि किसी को भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए किसी भी एग्जाम की, हम्म. तो सबसे पहले पेपर का एक पैटर्न होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं। तो वो चीज मैंने बहुत पहले ही कर एनालाइज रखी कर थी ली कि थी. हाँ, कि कौन से क्वेश्चन। तो मेन जो वेटेज होता है वो मोस्टली बायोलॉजी होता है, 70 to 80%। हम्म. तो मोस्टली तो फोकस बायो पे ही था, जो आपसे पढ़ रहा था।
तो फोकस तो मैं मोस्टली बायो ही था, लेकिन ये भी जरूरी होता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी रैंक लाने के लिए बेसिकली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ना होता है। तो वो मतलब कभी कभी दिन में एक दो घंटा तो कभी मैथ्स पढ़ लिया, कभी फिजिक्स पढ़ लिया। केमिस्ट्री थोड़ा बायोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसका काफी यूज होता है, तो केमिस्ट्री मतलब साथ साथ में चलता है बायो के। तो ये था मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा कम, उतना ज्यादा उसको वो नहीं देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अगर कंटिन्यूअसली रेगुलरली 7-8 महीने तक एक चैप्टर एक हफ्ते में भी करते जाएंगे तो भी वो इतना नहीं होता है। और उसमें भी जैसे बच्चे मुझे पूछते हैं मैसेज करके कि कैसे पढ़े मैथ्स फिजिक्स, तो उसमें मतलब सारे मैथ्स और फिजिक्स 11th-12th की आती है, तो उसमें सारे चैप्टर्स भी अगर पेपर एनालाइज किया होगा अच्छे से किसी ने, तो उस समझ में आ जाएगा कि उसमें सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं। मैथ्स और फिजिक्स आईटी जैम में मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स नहीं आते। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज, उन चैप्टर्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है आईटी जैम पे, तो उन चैप्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ लें, और बाकी चैप्टर्स को कुछ ऊपर ऊपर से इम्पोर्टेंट जो देख लें। लॉज हैं, कुछ रूल्स हाँ, होते हैं, वही चीजें एक बार अगर रिवाइज कर लें, फॉर्मूलाज एक वगैरह। बार रिवाइज कर लें, ऊपर ऊपर से देख लें, तो वो काम करेक्ट। चल जाता है। और वो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है, नहीं आते हैं मोस्टली। करेक्ट करेक्ट। कुछ ही चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और उनका वेटेज ज्यादा होता है, तो उन चैप्टर्स को किया जा सकता है। 7-8 महीने का टाइम काफी ज्यादा है करने के लिए। मोस्टली दिक्कत जो आती है जिसमें मेहनत करना पड़ता है वो बायोलॉजी में ही करना पड़ता है। तो मुझे करना पड़ा था क्योंकि बेस नहीं था उस तरह। बट मतलब जैसा कि तुम खुद बोल रहे हो कि तुम्हारा बेस नहीं था और तुमने इतना अच्छा रैंक किया, तो तुम डेली कितना घंटे पढ़ते थे? ये मेरा क्वेश्चन है। कितने घंटे? घंटा घंटा तो नहीं ऐसे पता, बस मतलब 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स? 7-8 घंटा हो। 7-8 घंटे, इंक्लूडिंग योर ऑनलाइन हाँ, क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी बोथ? हाँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, 7 to 8 हाँ, आवर्स। ऑल राइट। तंजील, आपने क्या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी रेफर करी थी? नहीं स्टैंडर्ड बुक्स तो नहीं, वही पाथफाइंडर वाली बुक ऑनलाइन पाथफाइंडर वाली क्लासेस बुक से। और ऑनलाइन क्लासेस जो आप अन अकेडमी पर लेते थे? हम्म, ओके, एंड और व्हाट इतना अबाउट? स्टैंडर्ड बुक्स हाँ नहीं हाँ, पा रहा, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, समझ में नहीं राइट। आता, अब समझ में आता है। अब समझ में आता है ना, क्योंकि हम्म, अब वो एक बेस बन चुका है, थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं, तो अब वो पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ, रिलेटेबल है, तो वो इजी रहता है। चलो, गुड। मतलब वैसे पाथफाइंडर देखा जाए तो पाथफाइंडर अपने आप में सफिशिएंट है इवन फॉर द सीएसआईआर एग्जाम। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं और ये वो तो है। पाथफाइंडर पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर देते हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे। ओके, एंड आपने प्रैक्टिस कहाँ से किया था तंजील? जो कि बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? कोई बुक आपने रेफर करी थी? बुक वही मैम, पाथफाइंडर की एक बुक आती है, बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज क्वेश्चन करके। बैंक वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ऑनलाइन ऑनलाइन सॉरी अन अकेडमी पे भी काफी प्रैक्टिस कोर्सेज वगैरह चलते रहते हैं, तो वो हम्म अटेंड तो करता रहता था। और क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो भर भर के होते ही हैं, पिछले साल, हम्म पिछले 10 साल 15 साल। हम्म सिर्फ जैम के ही नहीं, गेट वगैरह के, गेट का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, हम्म। तो वो सारे लगाते रहते, ओके। ना एनफ होता है। हाँ, आई थिंक दैट इज इनफ कि गैट भी बहुत सारे एग्जाम है, एमएससी एंट्रेंस लेवल के भी। अगर सबके एक बार को 5 साल के भी पेपर करके जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग क्या एक जो टिप है जो कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे?
टिप यही है कि मतलब ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, एक एक चीज सेट करके उसी उसी को लेके आगे चलना चाहिए। तब जैसे बोला कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पेपर एनालाइज कर लें कि किस तरह के क्वेश्चन आए। जैसे जैम के लिए पहले मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसमें पता चला कि बायोलॉजी भी आती है और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सब भी अच्छा खासा पोर्शन होता है इनका। लेकिन फिर वही एग्जाम जब गेट बी का एनालाइज किया तो उसमें देखा कि मैथ्स है ही नहीं, फिजिक्स मोस्टली थियोरेटिकल फिजिक्स है जो ना, मतलब अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाता है, और अपने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री गैटबी में मैथ का वैसे उतना वेटेज नहीं होता है गेट मैथ्स बी में। आती है, गैटबी में मैथ्स आती है, बट वो बहुत ही छोटे लेवल की मैथ्स आती है, 10 तक के 10 लेवल लेवल की। की, 10 लेवल की। हाँ, हाँ, 10th लेवल की मैथ्स आती वो है। चीज हम्म। हाँ वो चीज देख के चलनी चाहिए। अगर ये एनालाइज वाला पार्ट क्लियर हो जाता है तो उससे काफी मतलब एक बर्डन जो होता है वो डायरेक्शन, कम हो हाँ, जाता है कि क्या पढ़ना है डायरेक्शन क्या मिल नहीं। जाती है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को हम्म। कितना पढ़ना है। हाँ। करेक्ट। ओके। एंड अगर देख लेंगे कि इस चैप्टर से आ रहा है तो उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे हम्म बायोलॉजी में भी ऐसा होता है कि 6-7 टॉपिक्स हैं मोस्टली, जो उन 6-7 टॉपिक्स को पढ़ लें तो आईटी जैम के पेपर में वही 6-7 टॉपिक्स आते हैं, हम्म। गैट बी में भी वही आते हैं। 6-7 यूनिट्स। हाँ वही, छह हम्म। सात यूनिट्स। यूनिट्स, तो हाँ। हाँ, तो जैसे सेल बायोलॉजी, मॉल बायो, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आरटीटी टेक्निक्स, यही 5-6 यूनिट्स टेक्निक्स से हैं हो जिनमें जाता है। से जिनमें से मैक्सिमम हम्म। 80 to 85% पेपर बनकर आता है। और कुछ तो नहीं, मतलब यही है, गोल गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है किसी। और अ, कंसिस्टेंटली भी पढ़ना चाहिए, बीच हाँ, में अगर ब्रेक किसी का मारना चाहिए। क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये करना है तो वो वही करेगा। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो इसी में क्या कंफ्यूज होते हैं कि करना है कि नहीं करना है। राइट। करना है तो करना है। एक गोल सेट करके अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आई थिंक हो ही जाता है, पहुंच ही जाते हैं। कई बच्चे होते हैं आईटी जैम के लिए तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता बिकॉज सीट्स कम होती हैं, रैंक थोड़ी ज्यादा आती है। बट उसके बाद में गैट बी में मैक्सिमम उन बच्चों का हो ही जाता है जो कि आईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है वहां पर। तो आई थिंक जो भी बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ उनकी तैयारी गैट बी के लिए भी हो रही है और सीयूईटी के लिए भी हो रही है, जो कि नेशनल लेवल पर बहुत बड़े एग्जाम्स हैं। और आई थिंक अगर अच्छे से 6-7 महीने तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बहुत, मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपका एडमिशन इजीली हो ही जाएगा। हाँ, तो जैसे आईटी जैम में भी, जैसे मेरी हम्म। रैंक 15 थी हम्म। तो मुझे थर्ड राउंड में आईटी बॉम्बे मिला। हम्म। तो ये जैम वाला जो चीज है वो आईटीज के लिए तो काफी कंजेस्टेड है, तो सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन हाँ। सीट्स कम हैं। हाँ। लेकिन जैसे ये बात कई लोगों को पता नहीं रहती है, अपने बैच में भी कई लोगों को पता लगी, और अपने बैच में से कई लोग जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, हम्म। आईसर्स में और जेएनसीएसआर और हर राइट। जगह है मतलब। तो हम्म। उनमें से कई लोग का रैंक जो था वो मतलब 150 के अंदर वाले मोस्टली हाई हाई था, बच्चे थे रैंक काफी जिनकी ज्यादा। हाई रैंक था। हाँ, हम्म। तो अगर अगर 150 या 100 के अंदर भी रैंक किसी का आ जाता है तो भी मतलब उन लोगों को परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत करेक्ट। अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो लाइक आईटी से भी अच्छे होते हैं कई आईसर्स सारे हो तो। गए, आईएससीज हो गए, ये सब कॉल करते हैं, हम्म। लेकिन 100 रैंक तक आईएससी खुद कॉल करता है फॉर हाँ, इंटरव्यू। तो इस बात को भी रैंक भी लाना जो है वो, मतलब रैंक तो कोशिश तो करनी चाहिए कि अच्छा रैंक है, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आईटी जैम और गेट से हम्म। कॉलेजेस बुलाते हैं। तो अ, मतलब काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि पता होना चाहिए लोगों को कि ये सब भी चीजें होती हैं।
राइट, हाँ। एक्चुअली वो भी अच्छी चीज। बच्चों को लगता है कि आईटी जैम से जो है सिर्फ आईटीज में एडमिशन मिल रहा है, बट उस स्कोर हम्म की वैल्यू जो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए है। जो आपके आईसीज हो गए, आईसर्स हो गए, बहुत सारे आईसर्स हैं जो हम्म कि कॉल करते हैं। इवन दे गिव एडमिशन फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो कोर्स होता है, उसमें भी आपको आईटी जैम के हम्म, जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। बस आपको इंटरव्यूज इनमें देने जाना पड़ता है, जो कि एक्स्ट्रा होता है। हाँ। करेक्ट। आईटी जैम और गेट दोनों के थ्रू बुलाते हैं। गेट के दोनों के थ्रू, थ्रू। हम्म। और गेट अगर आप दे देते हैं तो आप पीएचडी में अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी कई सारी ऐसी हैं जो गेट का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। आईटी राइट। जैम और सीएसआईआर वगैरह ये सब बाहर एलिजिबल नहीं होते, लेकिन गेट जो है वो बाहर लोग जानते हैं गेट। करेक्ट। गेट भी एक आईटी काफी। को आउट ऑफ इंडिया काफी प्रेफरेंस दी जाती है। वैसे तो अदर इंस्टीट्यूट्स आईएससी को भी दी जाती है, टिफर्स को, आईसर्स को भी आगे मतलब आउट ऑफ इंडिया काफी जानते हैं लोग। बट अगर जैसे बाकी जो यूनिवर्सिटीज को देखा जाए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह, उनको इतना नहीं जान रहे हैं एज कम्पेयर टू आईटीज, बिकॉज ये आईटीज बहुत पहले से हैं। राइट। सो तंजील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड होपफुली कुछ टाइम में हमें आईटी बॉम्बे का टूर मिलेगा एक, है ना, तो जिससे बिल्कुल। बच्चे और मोटिवेट होंगे कि हमें आईटी बॉम्बे जाना है, पढ़ना है। तो जल्दी हम उसको भी शूट करेंगे। राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट सेशन। पहले तुम लोग जाके वहां पे सेटअप कर लो, अच्छे से पूरा सेट हो जाओ, देन वी विल रिकॉर्ड। ओके। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड यस, बाकी जो बच्चे साथ में हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगा। एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मीनाक्षीज बायो अकेडमी। ओके, थैंक यू सो मच तंजील।